द ज्ञान एकेडमी। डियर एस्पायरेंट्स, आज बात करेंगे हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज़, है ना। बेसिकली जिसको आप भौतिक विकलांगता कह सकते हैं, वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़। आमतौर पे चूंकि यहाँ पे गलत फहमियाँ हैं हमारी मिसकॉन्सेप्शन से, और इस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से आपके सवाल गलत होते हैं। यहाँ से आज ध्यान से समझ लीजिएगा तो फिर आइंदा परेशानी नहीं होगी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ से। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट या हमारी बॉडी फंक्शंस में बेसिकली लॉन्ग टर्म का इम्पेयरमेंट होना या फंक्शनल लॉस होना, है ना, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल फंक्शन हम नहीं कर पाते हैं। यानी कि मोबिलिटी, डेक्सटेरिटी, स्टेमिना, मूवमेंट, मसल्स कंट्रोल, है ना, या वॉकिंग, मोबिलिटी, सिटिंग, इस तरीके की हम फंक्शन जो है कि वो नहीं कर पाते हैं। तो जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है वो एक लॉन्ग टर्म लॉस है या इम्पेयरमेंट है बॉडी फंक्शंस का, या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, खास करके जो बोन्स हैं, लिम्स हैं, जॉइंट्स हैं, इन सब में अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है तो हम लोग इसको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आपके जो मोबिलिटी है, आपकी जो डेक्सटेरिटी है बेसिकली, या जो आपकी स्टेमिना है, या आपको जो बैठने की या उठने की या चलने की जो आपके पास सहनशीलता है, उसको बेसिकली वो कमज़ोर कर देगा, है ना। तो बेसिकली जो आपका बेसिकली फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का मतलब नॉन सेंसरी फिजिकल लिमिटेशन से। याद रखिएगा कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आँख वाला भी हो जाएगा, कान वाला भी हो जाएगा, है ना, ज़बान वाली भी हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ मतलब ये कि नॉन सेंसरी फिजिकल लिमिटेशंस, यानी कि सेंस ऑर्गन को छोड़ करके बाकी जो फिजिकल ऑर्गन में लाइक बोन्स, जॉइंट्स, उसके बाद मसल्स, लिम्स, अगर इन सब में किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है तो इसको हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, है ना। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के दो कैटेगरी होते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के एक कैटेगरी होता है द मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़, द मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़, और दूसरा कंडीशन होता है द न्यूरो मस्कुलो डिसेबिलिटी। तो जो मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़ है, नाम ही है मस्कुलो और स्केलेटल डिसेबिलिटीज़, तो इस तरीके की जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, इसमें हमारे मस्कुलर सिस्टम और इसके साथ साथ जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है। तो इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ को हम लोग मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़ आपके बॉडी मूवमेंट को, आपके किसी पार्ट्स को या बोन में किसी तरीके की डिफॉर्मिटी पैदा कर देगा, या मस्कुलर्स में किसी तरीके की डिफॉर्मिटी पैदा कर देगा, या किसी तरीके की डिजीज़ या किसी तरीके की डिजेनरेशंस वगैरह, है ना। तो दो तरीके की होते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़, एक मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़ और दूसरा न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़, है ना। तो न्यूरो मस्कुलो डिसेबिलिटी, तो जो मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़ है वो मसल्स के साथ साथ आपके स्केलेटल सिस्टम में होने वाली डिसेबिलिटीज़ है, जो आमतौर पे हमारे मूवमेंट से जुड़ा हुआ होता है। और न्यूरो मस्कुलो डिसेबिलिटीज़ यानी कि न्यूरॉन और मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ होता है, न्यूरॉन और मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ होता है बेसिकली, है ना। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जांपल कि इसमें न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटीज हो गया, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हमारी जो बॉडी पार्ट है इसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसका इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, वॉलंटरी मूवमेंट नहीं हो पाता, हम चाह करके इसको कंट्रोल नहीं कर पाते या इस अफेक्टेड पार्ट के मूवमेंट को रोक नहीं पाते हैं, है ना। तो इस तरीके की यानी कि जो न्यूरॉन और उसके साथ साथ मस्कुलर सिस्टम में, यानी कि आपके नर्वस और आपकी मस्कुलर सिस्टम में होने वाली डिसेबिलिटीज़ को न्यूरो मस्कुलो डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। तो ये दोनों तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होते हैं, इसको याद रखना है क्योंकि यही आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। साथ ही साथ हमने कहा कि जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है वो नॉन सेंसरी लिमिटेशंस है, यानी कि जो सेंस ऑर्गन है उसको छोड़ करके आपके फिजिकल ऑर्गन में अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है तो हम लोग उसको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के दो टाइप, मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़ एंड न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटीज़। जो मस्कुलो स्केलेटल डिजीज़ है वो आपके मसल्स और आपके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होगा, और जो न्यूरो मस्कुलर सिस्टम होगा वो आपके मस्कुलर और उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा, जिसकी वजह से आप अफेक्टेड पार्ट का वॉलंटरी मूवमेंट नहीं करा पाएंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट आपके अफेक्टेड पार्ट का होगा।
अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है। हालांकि टाइप्स तो बहुत सारे हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के, लेकिन आइए कुछ का हम चर्चा करते हैं बेसिकली, है ना। जैसे एक स्पाइनल इंजरी है, एक फिजिकल डिसेबिलिटीज है स्पाइनल इंजरी, और आप जानते हैं कि ये स्पाइनल इंजरी किसी भी एज में हो सकता है ना। और ये इसमें क्या होता है, स्पाइनल इंजरी में क्या होता है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है, बॉडी में पैरालिसिस हो जाती है, और बेसिकली इसकी वजह से आपका मूवमेंट, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका वॉकिंग, आपका सिटिंग, आपकी स्टैंडिंग वगैरह वगैरह जो है कि आपके प्रभावित हो जाते हैं। रही कारण की बात, तो आप जानते हैं कि जो स्पाइनल इंजरी है, स्पाइनल इंजरी इट में भी कि बाय बॉर्न हो, और इट में भी के इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो तो उसकी वजह से हो, और इट में भी कि फ्रैक्चर वगैरह हो, एक्सीडेंट वगैरह हो तो उसकी वजह से भी आपका स्पाइनल इंजरी हो सकता है बेसिकली, है ना। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे एक ये हाइड्रोसेफालस की कंडीशंस है। ये जो बच्चे के आप देख रहे होंगे सर बड़े हो गए हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोसेफालस। हाइड्रोसेफालस बेसिकली आमतौर पे हाइड्रोसेफालस शैशव या जो बचपन वाला अवस्था है उस अवस्था में बेसिकली आमतौर पे, यानी कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड में जो है कि ये हाइड्रोसेफालस हो जाता है बेसिकली। ये हाइड्रोसेफालस की कंडीशंस में क्या हो गया है, ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें क्या हो गया बेसिकली कि जो अस्कल है हमारा, उस अस्कल के नीचे CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो जमा हो गया है। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जमा हो गया है, जिसकी वजह से अस्कल का साइज बड़ा हो गया है ना। अस्कल का साइज बड़ा हो गया है, और इस अस्कल के साइज के बड़े हो जाने की वजह से आपको दर्द, बच्चे को जो है कि सर में दर्द महसूस होगा, कोई चीज़ डबल डबल दिखेगा, है ना। पुअर बैलेंस होगा, चूंकि सर भारी हो जाएगा तो बाकी चीज़ हल्का रहेगा, तो पुअर इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा, डेट मीन्स यूरिन पे कंट्रोल नहीं होगा, है ना। पर्सनालिटी चेंजेस होंगे, चूंकि इरिटेशंस वगैरह होगा तो इसकी वजह से पर्सनालिटी चेंजेस होंगे, और मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या इम्पेयरमेंट हो जाए। तो ये है आपका हाइड्रोसेफालस का कंडीशन। इसके बाद स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक भी आप जानते हैं किसी भी एज में हो जाता है ना। इसमें हमारी जो स्पीच एरिया है ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है स्ट्रोक की कंडीशन में। स्ट्रोक की कंडीशंस में जो हमारा स्पीच एरिया है ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमें बोलने में या वर्ड का सिलेक्शन करने में या वर्ड को ऑर्गेनाइज करने में या वर्ड को ढूंढने में एक्चुअली में परेशानी महसूस होती है। एक कंडीशन हमारा अर्थराइटिस का भी है। अर्थराइटिस भी आपका किसी भी एज में हो सकता है। अर्थराइटिस जिसको आप हिंदी में गठिया रोग कहते हैं, तो अर्थराइटिस भी किसी भी स्थिति में किसी भी एज में हो सकता है। अब तो देखें बचपनों में भी अर्थराइटिस होने लगा है। पहले आमतौर पे हम लोग सुना करते थे कि 45 के ईयर्स के बाद जो है कि अर्थराइटिस हुआ करता था, बट अब बच्चों में भी अर्थराइटिस हो जाया करती है। तो किसी भी एज में हो जाएगा। अर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशंस हो जाती है। इन्फ्लामेशंस का मतलब है कि जॉइंट में रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है बेसिकली अर्थराइटिस की कंडीशन में, जिसकी वजह से आपको उठने में चलने में परेशानी होती है। आपको अर्थराइटिस की कंडीशंस में, है ना, आप दौड़ नहीं पाते हैं या आपके चलने में या वॉकिंग में या उठने बैठने में आपको परेशानी महसूस होते हैं। तो ये सब फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं सम अदर टाइप के, जिसको आपको याद रखना है। इसके अलावा भी हम आपको कुछ और भी डिसेबिलिटीज़ का नाम बताते हैं, जिसमें से और का चर्चा ऑलरेडी हो चुका है। जैसे में हमने प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उसमें हमने साइटोमेगालोवायरस क्या कहते हैं कि पोलियो वगैरह वगैरह का चर्चा आपके साथ कर दिया है। यहाँ पे हम आपको एक आध और भी डिजीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। हालांकि ये सब फिजिकल डिसेबिलिटीज़ नहीं है, ये सेंसरी ऑर्गन का डिसेबिलिटीज़ है, यानी सेंस डिसेबिलिटीज़ है। उसमें एक आता है निस्टेगमस। निस्टेगमस बेसिकली, है ना। निस्टेगमस की कंडीशन में क्या होता है, आँख का इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है आँख का। जैसे कितने को देखिएगा कि आँख ऐसे से उनके डांस करते रहते हैं, आँख जो है कि ये डांस करते रहते हैं, ऊपर नीचे जाता रहता है, ये आंखें बंद होती रहती है, खुलती रहती है। तो इस कंडीशंस को हम लोग निस्टेगमस कहते हैं, यानी कि रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई बेसिकली। इसमें आपको लगेगा कि जो आंखें हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं गोला में जो है कि वो डांस करेगा, ऐसा लगेगा आपको कि जो आंखें हैं हमारी, उस आंख को अपना दिमाग है, अपना सेंस है, और वो उस तरीके से वो डांस वगैरह
करता है, इसीलिए निस्टेगमस की कंडीशन को डांसिंग आई भी कहते हैं बेसिकली, है ना। सो डांसिंग आई कहते हैं। तो जो आँख के चलाने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें हमारी आँखें नाचती है ऊपर नीचे साइड साइड सर्किल में, है ना, तो ऐसा लगता है कि आँख को अपना दिमाग है और वो अपने दिमाग से जो है कि बेसिकली वो चल रही है, आँखें चल रही है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डांसिंग आई, यानी कि निस्टेगमस को आप बेसिकली डांसिंग आई कह सकते हैं। इसके अलावा एक अस्टिग्मेटिज्म की कंडीशंस भी है ना। अस्टिग्मेटिज्म में आपका क्या होगा, अस्टिग्मेटिज्म हमारा एक आमतौर पे आंखों में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कि एक कॉमन विजन प्रॉब्लम है, जिसमें आपके कॉर्निया की शेप में इरेगुलरिटी आ जाती है, यानी कि कॉर्निया का शेप खराब हो जाता है या कॉर्निया का शेप जो है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स जो लाइट जहां पड़ना चाहिए था रेटिना पे, वो वहां पर रेटिना पर ना पड़ के या तो रेटिना के आगे लाइट पड़ जाती है या रेटिना के पीछे पड़ जाती है। तो इस अस्टिग्मेटिज्म के कंडीशंस में दो तरीके की डिजीज निकल करके आती है, एक फार साइटेडनेस आता है और एक नियर साइटेडनेस आता है, जिसको आप हाइपोमेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइप्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया और एक जो है कि हाइप्रोपिया भी हम लोग कहते हैं। तो जो फारसाइटेडनेस है, वो फारसाइटेडनेस जो है कि दोनों एस्टिग्मेटिज्म के कंडीशन ही है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हमारी कॉर्निया की जो साइज है उसमें इरेगुलरिटी हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो रेटिना पर ना पड़ के या तो रेटिना के पीछे पड़ जाती है या रेटिना के आगे पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में अब दो डिजीज निकल करके बाहर आते हैं, एक आपका नियर साइटेडनेस और दूसरा फार साइटेडनेस। जो नियर साइटेडनेस है उसको हाइप्रोपिया कहते हैं और या हाइपोपिया भी कहते हैं, और जो फार साइटेडनेस है इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या क्या कहते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया कह सकते हैं आप, या फार साइटेडनेस कह सकते हैं। तो जो हाइप्रोपिया है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है या फार साइटेडनेस है, इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु आपको आसानी से दिखाई देगी और नज़दीक की वस्तु देखने में आपको परेशानी होगी, है ना। यानी कि जिसका दोष है कंफ्यूजन हो जाता है समटाइम, उतना कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल जिसका दोष है वही दिखाई देगा, जिसका दोष नहीं है वो दिखाई नहीं देगा। तो जैसे दूर दृष्टि दोष है यानी कि फार साइटेडनेस है तो फार की वस्तु ही दिखाई देगी जबकि नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसी तरीके से नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस वाले को नियर की वस्तु आसानी से दिखाई देगी और दूर की वस्तु जो है कि दिखाई नहीं देगी, जैसा कि इस दो फिगर में आप दे सकते हैं, फार साइटेडनेस और बेसिकली नियर साइटेडनेस, है ना, फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा और इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।